हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अमेरिकन लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आंसर समझने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपको लिखना है एग्ज़ाम में। सो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आता है तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, सीत इज़ नो डाउट द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ बिलव्ड। Write in detail about her life after she comes to live at 124 Bluestone Road। तो हमें पता है कि बिलव्ड की मेन कैरेक्टर है सीत। तो उनके बारे में हमें डिटेल में बताना है कि जब वो 124 में रहने के लिए आई थी तो उसके बाद उनकी लाइफ पे क्या क्या असर पड़ा, वो हमें एक एक करके बताना है। तो जब वो आई यहाँ पे रहने के लिए तो उनकी लाइफ जो थी वो मिक्स ऑफ होप, हार्डशिप एंड हॉन्टिंग मेमोरीज से भरी हुई थी। तो जब वो यहाँ पे आई तो वो ये सोच के आए कि वो एक नई लाइफ शुरू करेंगी। पहले वो एक स्लेव थी और स्वीट होम की जगह पे, और वहाँ से वो भाग के 124 आई थी अपनी मदर इन लॉ बेबी सक्स के साथ रहने के लिए और अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, एक फ़्रेश स्टार्ट करने के लिए। ये जो हाउस है वो लोकेटेड था सिंसिनाटी नाम की जगह में, जहाँ पे वो सीत जो है वो फ्रीडम ढूंढने के लिए आई थी। देन है फैमिली लाइफ। इनिशियली सीत ने काफ़ी ज़्यादा जॉय फील किया वहाँ पे, वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी। अब उनको बिल्कुल भी डर नहीं था कि जो पुराने जो उनके फॉर्मर ओनर्स थे स्वीट होम के वो उसको पकड़ न ले। तो अब वो प्राउडली यहाँ पे रह सकती थी बिना किसी फियर के। हॉन्टेड बाय द पास्ट। तो 124 ब्लूस्टोन जो है वो हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यहाँ पे आके उन्हें पूरी तरीके से पीस मिल गया, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ये जो घर है 124 यहाँ पे एक भूत का साया है, और ये भूत किसी और का नहीं बल्कि जिस बेटी को सीत ने मारा था उसी का है। जिसकी वजह से इनकी सीत की लाइफ पे भी काफ़ी असर पड़ा है इस घोस्ट की वजह से। सीत के जो दोनों बेटे थे वो दोनों इस घोस्ट के चलते यहाँ से भाग गए। अब नेक्स्ट है ट्रेजेडी एंड गिल्ट। तो सीत की लाइफ के अंदर पास से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी एक बेटी को मार दिया ताकि उन्हें स्लेवरी ना करनी पड़े, और इसी बात को उन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट रहता है। पॉल डीज़ अराइवल। तो पॉल डी एक आदमी था जो कि पहले सीत के साथ काम करा करता था स्वीट होम में, और वो यहाँ पे 124 रहने आता है और सीत से प्यार कर बैठता है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आती है सीत के लाइफ में। बट उसके अराइवल से कुछ पुरानी जो स्वीट होम की पेनफुल मेमोरीज़ है वो भी सीत के सामने आती है। बिलव्ड रिटर्न। तो बिलव्ड की जब एंट्री होती है 124 में तो सीत काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, काफ़ी ज़्यादा बिलव्ड का ख्याल रखती है और हर एक चीज़ पूरी करती है जो भी बिलव्ड मांगती है, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। स्ट्रगल फॉर रिडेम्पशन। तो सीत जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी बिलव्ड के साथ, वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, क्योंकि सीत को ऐसा लगता था कि जो उसने पहले किया था, अपनी बेटी को मार दिया था, तो अगर वो बिलव्ड की टेक केयर करती है तो हो सकता है उसके थोड़े पाप कम हो जाए। कम्युनिटी सपोर्ट। तो एंड ऑफ द नोवेल में हमने देखा कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन आई थी यहाँ पे घोस्ट को भगाने के लिए 124 से, ताकि जो सीत है और डेनवर वगैरह है वो चैन से रह पाए। तो ये दिखाता है कि नेबर काफ़ी सपोर्टिव थे। फिर कॉन्क्लूजन है, जब बिलव्ड चली जाती है, मतलब जो ग्रुप ऑफ वुमेन आती है वो बिलव्ड का भूत भगा देती है, तो सीत जो है वो दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करती है डेनवर और पॉल डी के साथ, और बाद में वो अच्छी तरीके से रहते हैं तीनों साथ में।
तो समरी में सीत की जो लाइफ है वो एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। इसमें हमने देखा कि एक स्लेवरी की वजह से एक इंसान को अपनी लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ता है, अपनी ही बेटी से अलग होना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द सुपरनैचुरल एलिमेंट इन बिलव्ड। तो क्या क्या सुपरनैचुरल एलिमेंट यूज़ हुए हैं बिलव्ड में, वो हमें इसमें बताना है। जैसे नोवेल की शुरुआत से ही हमने देखा कि 124 को हॉन्टेड हाउस कहा जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ पे सीत की मरी हुई बेटी का भूत रहता है। और इस नोवेल में थ्रू आउट कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी, जैसे कि फर्नीचर का हिलना, ऑब्जेक्ट्स का टूट जाना। जब बिलव्ड आई तो वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि वो सीत की मरी हुई बेटी है। ये एक मेजर सुपरनैचुरल इवेंट है नोवेल के अंदर। और बिलव्ड के कुछ अनयूजुअल ट्रेट्स थे, जिससे कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं लगती थी, बल्कि एक सुपरनैचुरल बीइंग की तरह लगती थी। और जो बिलव्ड है उसके आने की वजह से जो सीत की पुरानी ट्रॉमेटिक मेमोरीज थी स्वीट होम की, वो भी वापस आ गई। कलेक्टिव ट्रॉमा। और इस नोवेल के थ्रू टोनी मॉरिसन ने ना केवल सिर्फ सीत के ट्रॉमा को दर्शाया है, बल्कि पूरी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को क्या क्या झेलना पड़ा था स्लेवरी की वजह से, वो भी दिखाया है। सीट्स ऑब्सेशन, यानी कि सीत काफ़ी ऑब्सेस थी बिलव्ड के साथ, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गई थी। डेनवर्स ग्रोथ, यानी कि बिलव्ड के आने से डेनवर की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई, वो इंडिपेंडेंट बनी और खुद से उसने जॉब ली। रेजोल्यूशन, यानी कम्युनिटी इंटरवेंशन। तो कम्युनिटी लास्ट में हमने देखा नोवेल के कि जो ग्रुप ऑफ वुमेन है वो आती है ब्लूस्टोन रोड पे 124 भूत को भगाने के लिए, जिससे कि सीत और डेनवर मतलब रह पाए, वहाँ से अच्छे से रह पाए वहाँ पे। बिलव्ड डिपार्चर, जब कम्युनिटी आती है तो बिलव्ड वहाँ से गायब हो जाती है। ये चीज़ बताता है कि अगर लोगों का सपोर्ट हो तो हम पीस ढूंढ सकते हैं। कॉन्क्लूजन, तो जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स थे बिलव्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है नोवेल की थीम्स को समझने के लिए, जैसे मेमोरी, ट्रॉमा और हीलिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी बार्टल बाय साइटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो कोई भी आपको दो कैरेक्टर बताने हैं। तो पहला कैरेक्टर है लॉयर, यानी कि जो नरेटर है। तो इसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा काइंड और रिस्पॉन्सिबल थे, अपने आप को काफ़ी सिंपल बताया है इन्होंने। दूसरा कंपैशनेट येट कॉन्फ्लिक्टेड, ये काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट मैन थे, इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा था। बहुत बार बार्टल बाय हर चीज़ के लिए मना कर देता था, एक ही लाइन बोल के, आई प्रेफर नॉट टू, बट फिर भी इतने ज़्यादा पेशेंट थे कि इन्होंने कभी भी उसको डांटा नहीं या फिर फटकारा नहीं। अवॉइडेंस एंड हेल्पलेसनेस, तो कंपैशनेट तो थे वो, बट उनके अंदर ये कमी थी कि वो डायरेक्टली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे, बल्कि इनडायरेक्ट वेज में करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बार्टल बाय ने मना कर दिया ऑफिस छोड़ने से, तो लॉयर ने क्या किया, अपने ऑफिस को ही दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, ना कि डायरेक्टली सिचुएशन को डील करने के। तो लॉयर का क्या रोल है स्टोरी के अंदर, तो वो कंपैशनेट तो है, और लेकिन बट वो समझ नहीं पाए कि बार्टल बाय के साथ बार्टल बाय की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है। नेक्स्ट है बार्टल बाय, तो ये पहला है मिस्टीरियस एंड पैसिव। ये शुरुआत में हमें दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा शांत बंदा है और एफिशिएंट स्क्रूवनर है, और ये हमेशा एक ही फ्रेज़ यूज़ करता है, आई वुड प्रेफर नॉट टू। अगर इससे कोई भी काम कहा जाता है तो ये हर चीज़ के लिए मना कर देता है। दूसरा, ये आइसोलेटेड एंड डिटैच्ड है, यानी कि ये हमेशा अकेला अकेला सा रहता है, लोगों से डिटैच्ड रहता है, किसी भी कलीग से बात नहीं करता है, बस अकेला बैठे रहता है। ट्रैजिक एंड एनिग्मेटिक, तो ये हर चीज़ को मना कर देता है,
क्योंकि लास्ट में हमें पता चला था इसके पास्ट के बारे में कि ये पहले डेड लेटर ऑफिस में काम करता था और वहाँ पे इसकी जॉब थी लेटर्स को बर्न करने की, जिसकी वजह से ये खुद की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड और होपलेस फील करने लगा था। इसका क्या रोल है स्टोरी के अंदर, तो ये हमें आइसोलेशन की थीम बताता है इस कैरेक्टर के ज़रिए ऑथर। इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स, तो लॉयर और इनके बीच का रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पूरे नॉवल में। लॉयर ने काफ़ी बार हेल्प करने की कोशिश की बाटल बाय की, जैसे कि उसने उससे पूछा था कि रहने की जगह देने के लिए, बट फिर भी बाटल बाय बार बार हर चीज़ के लिए मना कर देता था, लेकिन फिर भी लॉयर जो है वो पेशेंस के साथ उसको डील करता था। रिफ्लेक्टिंग ब्रॉडर थीम्स, तो दोनों ही करेक्टर्स के ज़रिए हमें इसकी थीम्स देखने को मिलती है, जैसे आइसोलेशन वगैरह। कंक्लूजन, तो लॉयर एंड पाटिल बाय दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं और पूरी जो स्टोरी है वो इन दोनों करेक्टर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैराडॉक्सिकल सिग्निफिकेंस विद इन द नरेटिव ऑफ 5 वर्ड्स आई वुड प्रेफर नॉट टू। तो हमने पूरी नोवेल में देखा कि बाटल बाय यही एक फ्रेज़, पहला है पैसिव रेजिस्टेंस, यानी डायरेक्टली किसी भी काम को मना करने के बजाय वो बस बोल देता था आई वुड प्रेफर नॉट टू, जिससे कि वो किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके। इसके बार बार हर चीज़ को मना करने की वजह से जो ऑफिस की प्रोग्रेस थी वो भी रुक सी गई थी। इवन अगर उसको कोई छोटा से छोटा काम भी दे दिया जाता है कि जैसे प्रूफ रीडिंग करो डॉक्यूमेंट की, तो उसमें भी वो बोल देता है आई वुड प्रेफर नॉट टू। असर्शन ऑफ एजेंसी, यानी कि वो एक लो रैंक एम्प्लॉय होने के बावजूद भी हर चीज़ को मना कर देता है, कोई भी काम करने से मना कर देता है। और फिर है सोशल विड्रॉल, यानी कि उसकी जो आदत है हर चीज़ को मना करने की वजह से जो उसके कलीग्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी के, वो भी इससे अब काफ़ी ज़्यादा सेपरेट रहने लगे हैं। और मतलब वो सोचते हैं कि ये हर चीज़ में तो मना ही कर देता है, तो अब इस हमसे क्या ही बात करें, जिसकी वजह से और ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है बंदा। मोनोटोनी एंड मीनिंगलेस, यानी कि ये हाईलाइट करती है मोनोटोनी, और कि ये वर्क से बिल्कुल डिटैच्ड हो गया है, वर्क ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से बाकी के एम्प्लॉयज़ भी इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और जिसकी वजह से ये आइसोलेटेड रहता है, अकेला अकेला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एडनाज फीलिंग टुवर्ड्स रॉबर्ट लेब्रॉन एंड एल्सी एरोबिन। तो दोनों ही लड़कों के साथ एडना का रिलेशनशिप था, एक एक करके हम दोनों का पढ़ेंगे। पहला है रॉबर्ट। तो रॉबर्ट के साथ एडना की काफ़ी एक इमोशनल कनेक्शन थी, और एडना जो थी रॉबर्ट के साथ एक ऐसी लाइफ इमेजिन करती थी जहाँ वो सोशल कंस्ट्रेंट से फ्री रहेगी। और रॉबर्ट से मिलने के बाद ही एडना को ये रियलाइज़ हुआ कि उसे अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना चाहिए, और रॉबर्ट से मिलने के बाद ही वो अवेकन हुई। और जब रॉबर्ट उसे छोड़ के चला गया था तब एडना काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी, जो कि दिखाता है कि कितना ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन था दोनों के बीच में। अब है एल्सी एरोबिन के साथ रिलेशनशिप। तो इसके साथ काफ़ी फ़िज़िकल रिलेशनशिप था एडना का, सिर्फ फ़िज़िकल डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही इसके साथ ये रिलेशनशिप में थी। कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, इमोशनल कनेक्शन नहीं था, सिर्फ एक टेम्प्ररी प्यार था, बस अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपने अफेक्शंस को पूरा करने के लिए, सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। जब ये इसके साथ रिलेशनशिप में आई तो वो ये चीज़ दिखाता है कि अब जो है एडना सिर्फ अपने हिसाब से ही चलना चाहती है, किसी के भी रूल से वो बनना नहीं चाहती है, जो मर्ज़ी वो अपनी लाइफ में करना चाहती है। एल्सी के साथ सिर्फ वो फ़िज़िकल सेटिस्फैक्शन के लिए ही थी, बल्कि रॉबर्ट के साथ उसका एक डीप इमोशनल कनेक्शन था। और जो
रॉबर्ट के लिए जो प्यार था वो परमानेंट वाला प्यार था, वहीं एल्सी के लिए सिर्फ एक टेम्पररी फिज़िकल वाला लव था। तो कॉन्क्लूजन में दोनों ही उसकी लाइफ के डुअल एस्पेक्ट्स दिखाते उसकी अवेकनिंग के लिए। एक के साथ उसका डीप इमोशनल कनेक्शन था और दूसरे के साथ उसने अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर को एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल अवेकनिंग। तो जो टाइटल है वो इस नोवेल की मेन प्रोटैगनिस्ट एडना पॉन्टिलियर के लिए दिया गया है। पूरी नोवेल में उसने अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी दिखाई गई है, कैसे वो सेल्फ अवेयर हुई अपनी डिज़ायर्स को लेके, और उसे रियलाइज़ हुआ कि एक वाइफ़ और मदर से बढ़ के भी वो कुछ है, उसकी खुद की भी ज़िंदगी है। और उसने सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया, जो भी उसके मन में आया, जैसे कि अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया, अफेयर चलाया, और जो भी उसके मन में आया वो सब उसने किया, जो कि चैलेंज करता है सोसाइटल नॉर्म्स। इमोशनल एंड सेंशुअल अवेकनिंग, तो वो इमोशनली अवेकन हुई रॉबर्ट के साथ। रॉबर्ट से मिलने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी खुद की भी कुछ डिज़ायर्स हैं। वहीं एल्सी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसने सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करी। सिंबॉलिक यूज़ ऑफ अवेकनिंग, तो अवेकनिंग को एज अ मेटाफॉर यूज़ किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा वो चेंज हुई है। पहले वो एक ऐसी विमेन थी जो कि सोसाइटी के रूल्स को बिना कोई सवाल जवाब किए माना करती थी, बट बाद में वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हुई और जो उसके मन में आया वो उसने खुद किया बिना सोसाइटी के नॉर्म्स को माने। सो अवेकनिंग एडना की लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर वो अवेकन नहीं होती तो वो हमेशा से एक वुमेन मतलब एक मदर और एक वाइफ़ ही रह जाती और अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी नहीं कर पाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ विटमन्स पोएम ट्रांजिशन फ्रॉम एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेलिब्रेशन टू वन ऑफ मॉर्निंग, एंड व्हाट इफ़ेक्ट्स डज़ दिस शिफ्ट हैव ऑन द पोम्स इमोशनल इम्पैक्ट। सो ये ओ कैप्टन माय कैप्टन का क्वेश्चन है। इसके अंदर तो शुरुआत में इस पोम की जो टोन है काफ़ी सेलिब्रेटरी है, क्योंकि जो शिप है वो एक बहुत ही ख़तरनाक जर्नी के बाद वापस अपने मिशन को कंप्लीट करते हुए आई है। तो और पब्लिक भी वहाँ इकट्ठा हुई है इनको चीयर अप करने के लिए। वहीं लेकिन बाद में जो है वो पोम शिफ्ट हो जाती है ग्रीफ की तरफ, जब पता लगता है कि कैप्टन जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब जो सेलिब्रेशन है वो ग्रीफ में बदल गया है। वहीं एक तरफ जो पब्लिक है वो इंतज़ार कर रही है कैप्टन का कि वो बाहर आए और उनका वेलकम किया जाए। वहीं जो स्पीकर है वो डीप सॉरो में है और स्पीकर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो कैप्टन को एज़ अ फादरली फिगर मानते थे और उनकी डेथ के बाद वो मान ही नहीं पा रहे हैं इस बात को कि उनके जो कैप्टन है वो मर चुके हैं। और इतना जो उन्होंने मेहनत करी है इस मिशन को कंप्लीट करने में, वो तो ये जो विक्ट्री है ये काफ़ी बिटर स्वीट है। मतलब कि एक तरफ तो उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली इतनी ख़तरनाक जर्नी के बाद, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जो कि काफ़ी वैल्यू रखते हैं उनकी लाइफ में, स्पीकर की लाइफ में, उनकी डेथ हो चुकी है। पर्सनल एंड पब्लिक इमोशंस, तो जो स्पीकर का पर्सनल ग्रीफ है वो बहुत ही एक अलग लेवल पे जा चुका है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उनकी डेथ। वहीं पब्लिक जो है वो सेलिब्रेट कर रही है कि जो शिप है वो ड्रेडफुल जर्नी करके वापस आ गई है। और जो स्पीकर है वो बहुत ही अच्छे लीडर थे, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की थी जिसकी वजह जो स्पीकर को याद आ रहे हैं। कॉन्क्लूजन में जो थीम है वो जॉय से ग्रीफ में चेंज हो गई जब कैप्टन की डेथ रिवील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द मोटिव ऑफ कनेक्टिविटी एंड द डिपिक्शन ऑफ द पैसिफिक रेलरोड्स जर्नी कंट्रीब्यूट टू द ओवररीचिंग
थीम ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रेशन इन द पोम। तो ये वॉल्ट विटमैन की पैसेज टू इंडिया का क्वेश्चन है। पैसिफिक रेल रोड की जर्नी डिपिक्ट की गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थीम देती है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन की। तो इससे ग्लोबल कनेक्शंस दिखते हैं हमें। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया गया था स्विस कैनाल का। स्विस कैनाल के बनने की वजह से अब जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब है वो आपस में ग्लोबल कनेक्शंस बना सकते हैं। ह्यूमन कनेक्शन इससे स्ट्रॉन्ग होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कल्चर एक्सचेंज होता है, यहाँ का कल्चर वहाँ जाता है। एंड दो जो अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ होते हैं वो आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे यूएस के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट के इंटीग्रेशन के बारे में बात की गई है। सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जो पैसिफिक रेल रोड है उसकी वजह से ह्यूमन प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है। और अमेरिका के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं और ईस्टर्न पार्ट है अब वो आपस में कंबाइन हो गए हैं। अब वो कल्चर शेयर करते हैं अपना, और इसकी वजह से लोग जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं कॉन्टिनेंट और नई नई जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं। यूनिटी और इंटीग्रेशन हमें देखने को मिला कि इसके आने की वजह से ग्लोबल यूनिटी बनी। नेशनल इंटीग्रेशन, यानी नेशनल लेवल पे देखें तो इससे डिफरेंट रीजन जो है यूनाइटेड स्टेट के वो आपस में कंबाइन हुए। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, तो इसके साथ साथ कल्चरली भी लोगों ने आपस में कनेक्ट किया और जिससे कल्चर आगे बढ़ा दोनों ही। इमोशनल एंड फिलोसफिकल इम्पैक्ट, तो पूरी पोम में हमें देखने को मिला। इसकी टोन काफ़ी आशावादी थी, ऑप्टिमिस्टिक थी और होपफुल थी। यानी कि जो ऑथर है वो एक होप देना चाहते हैं यूनिटी के लिए, डिवाइन पर्पस। तो इस पोम के थ्रू वो यूनिटी को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं लार्जर स्केल पे। सो कॉन्क्लूजन में जो पैसिफिक रेल रोड की जर्नी है वो एक सिग्निफिकेंस रखती है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट है, हाउ डज़ द नरेटिव ऑफ क्रो कलेक्टिंग एंड रिटर्निंग एम्प्टी बियर बॉटल्स फ्रॉम अ meager amount of money highlight the challenging conditions and social constraints faced by Native American individuals. So शर्मन एलेक्सी की जो क्रू टेस्टामेंट है उसके अंदर एक स्टैंजा में बताया गया है कि जो क्रो है वो एम्प्टी बियर बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बदले में उन्हें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रुपीज़ मिलते हैं। इस पोम के अंदर क्रो को रेफ़र किया जा रहा है नेटिव अमेरिकन पीपल से, और ये चीज़ जो है वो सिंबल ऑफ पॉवर्टी दिखाती है कि वहाँ कितनी ज़्यादा गरीबी है, नेटिव अमेरिकन्स को कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप झेलनी पड़ रही है कि उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ों की स्कार्सिटी हो गई है कि स्मॉल अमाउंट्स के लिए भी वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, खाली बियर की बॉटल्स उठाते हैं। साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये मतलब ये जो साइकिल है पॉवर्टी की अब ये चलती ही रहेगी और ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। सोशल कंस्ट्रेंट्स एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि नेटिव अमेरिकन पीपल को मार्जिनलाइज किया जाता था, उन्हें जॉब नहीं दी जाती थी और जॉब देते भी थे तो ऐसी जॉब देते थे जो कि बाकी लोग उसको अनडिज़ायरेबल समझे। उनको मार्जिनलाइज़ किया जाता था, उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे उनके हार्ड वर्क के लिए। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी वो भी ख़त्म सी हो गई थी कोलोनाइजेशन के आने के बाद। अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, तो अब जो है ये जो नेटिव अमेरिकन्स थे इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था और सो ये हर चीज़ को करने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि इन्हें जीना होता था। तो ये
कोई कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि इनका मानना था समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम भूखे मर जाए, इससे अच्छा तो हम कुछ भी काम कर लें, चाहे बियर की बॉटल ही क्यों ना उठाना हो खाली। कमेंट्री ऑन अल्कोहलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट। सो ये काफ़ी बड़ा एक इशू देखने को मिल रहा है नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़ के अंदर, और इस इशू को इस पोम के थ्रू शर्मन एलेक्सी दिखाना चाहते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि नेटिव अमेरिकन्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया वाइट सेटलर्स ने और उनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया। ओवरऑल इमोशनल इम्पैक्ट। सो नेटिव अमेरिकन्स की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट आया, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। उन्हें एक स्मॉल अमाउंट के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी। रिफ्लेक्शन ऑन सोशल इनजस्टिस। सो इससे क्या हुआ कि मतलब इस पोम के थ्रू जो है वो शर्मन एलेक्सी एक चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। कॉन्क्लूजन में जो नरेटिव है इसके थ्रू हाईलाइट किए जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस नेटिव अमेरिकन्स की, और वो उनको कितना ज़्यादा मार्जिनलाइज़ किया जाता है, उनके साथ सोशल इनजस्टिस किया जाता है, उन्हें कितनी हार्श सिचुएशन में रहना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द जक्सटापोजिशन ऑफ बफेलो बिल्स पॉन शॉप एंड लिक्वर स्टोर अंडरस्कोर द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़। सो ये भी शर्मन एलेक्सी ने ही लिखी है इवोल्यूशन। इसके अंदर जो बफेलो बिल है वो अपनी पॉन शॉप के थ्रू नेटिव अमेरिकन्स को एक्सप्लॉइट करता है। सिम्बॉलिज़म ऑफ बफेलो बिल्स पॉन शॉप। तो बफेलो बिल जो है वो अपनी पॉन शॉप के थ्रू नेटिव अमेरिकन लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। उसने लिक्वर शॉप के पास ही अपनी दुकान खोली, क्योंकि उसे पता था कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनके बीच में अल्कोहलिज़म बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए कुछ भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो उसने अपनी दुकान खोली, और उसकी दुकान जो थी वो 24/7 ही खुली रहती थी। और लोग जो हैं, आपको पता ही है, नेटिव अमेरिकन लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर थे। वाइट सेटलर्स उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, जिसकी वजह से उनको पैसे नहीं मिलते थे। इतने पुअर होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं रहते थे, और वो बफेलो बिल की शॉप में जो थे अपनी चीज़ें गिरवी रख देते थे, वैल्यूएबल आइटम जैसे कि ज्वेलरी या फिर कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट वर्क, जिससे कि अपनी ज़रूरतें पूरा कर पाएँ। साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी। सो ये जो साइकिल है ये चलती ही रही कि नेटिव अमेरिकन्स डिपेंडेंट रहने लगे पॉन शॉप पे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इससे जो बफेलो बिल है वो एक्सप्लॉइट करता रहा नेटिव अमेरिकन्स को, और जिसकी वजह से नेटिव अमेरिकन्स की जो स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा हिल गई। जक्सटापोजिशन एंड कमेंट्री, कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस। सो हमने देखा कि जो बफेलो बिल था वो अपने ही ओन ग्रीड के लिए नेटिव अमेरिकन्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, और उन्हीं के जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी ज्वेलरी या फिर आर्ट वर्क या फिर उनके वो हाथ ले लेता था, या फिर हर्ट ले लेता था, कुछ भी ले लेता था। और बाद में उसने अपनी पॉन शॉप का नाम बदल के म्यूज़ियम भी रख दिया था, म्यूज़ियम ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर्स। सो ये आप दे सकते हैं आयरॉनी कि उसने नेटिव अमेरिकन्स की ही चीज़ें लेके उन्हीं को इकट्ठा करके, और बाद में वो उन्हीं चीज़ों को डिस्प्ले में लगाता था म्यूज़ियम के अंदर, और नेटिव अमेरिकन से ही पैसे लेता था अंदर जाने के लिए, लगभग $5 के अराउंड। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक थी, और जो स्पीकर है वो हाईलाइट करना चाहते हैं इस पोम के थ्रू कितना ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ा था
नेटिव अमेरिकन लोगों को कितना ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमिक डिस्परेशन झेला था, सोशल इनइक्वालिटी झेली थी। सो समरी के अंदर जो बफेलो बिल की पॉन शॉप थी और लिक्विड स्टोर था शर्मन एलेक्सी एवोल्यूशन में, सो इससे हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की थीम देखने को मिलती है और कितना ज़्यादा इनजस्टिस उन्हें झेलना पड़ा था, कितनी ज़्यादा गरीबी में वो रहते थे कि अपने हाथ, अपने दिल, सब कुछ वो गिरवी रख देते थे। और वो हार्श रियलिटी दिखाता है नेटिव अमेरिकन लोगों की। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।